रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये पता चल गया कि ये जो एक पेरेंट्स का जो कपल था, तो ये तो सच बोल रहे थे, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे थे। तो उन वो जो झूठ बोल रहे थे, उन सबको तो पकड़ लिया जाता है और बाकी जिनका डीएनए मैच हो गया, उनको कह दिया जाता है कि लीजिए ये आपका बच्चा है, आप इसको अपने साथ ले जाइए। तो डीएनए जो है, डीएनए की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, डीएनए जो है वो काफ़ी काम की चीज़ है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, ये तो खैर एक एप्लीकेशन हो गया डीएनए का। अब हम ये देखते हैं कि वो डीएनए में स्टोर किस तरह से होते हैं वेरिएशंस, इन्फॉर्मेशंस, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का होता है। जैसे एक कोई थ्रेड हो, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमने ना छोटे छोटे जो रिंग्स बना रखे हैं बीच में बेटा, ये जीन्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे रिंग्स बना रखे हैं, दीज आर जीन्स। तो जीन्स जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता, जीन्स जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने कल आपको बोला था कि अगर कोई लड़का अपनी मदर के जैसा दिखता है, तो हम ये कहते हैं कि जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो उसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप रिजेंबल्स विद हर मदर्स फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइप एक बायोलॉजिकल टर्म हो गई कि वो जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, वो बिल्कुल अपनी मदर के जैसा दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका फिनोटाइप उसकी मदर के फिनोटाइप से एग्जैक्टली मैच करता है। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीन्स की। तो जब जीन्स हैं, तो जीन्स जो हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो पेयर होता है ना जीन्स का, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीन्स exist in pairs called genotype. Excuse Exist. me, sir. हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर मेरे को एक डाउट था कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि जो मेंडल था उन्होंने मतलब जो मेंडल थे उन्होंने वो बोला था कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जीन्स देते हैं। तो सर हमें ऑप्शंस में दिए थे 1 फैक्टर या 2 फैक्टर, मतलब फैक्टर मतलब जीन्स। तो सर आपने बोला कि जो जीन होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो सर अगर हम 2 फैक्टर्स को करेंगे तो मतलब हम 4 इंडिविजुअल जीन्स की बात कर रहे हैं। अगर टू फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम फोर इंडिविजुअल जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम चार अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं, जिनमें दो दो पेयर होंगे। वो जीन्स ना, जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उन पेयर्स में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अभी बताता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, सभी को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि वेरिएशन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो ऐसा हुआ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एग्जैक्ट कॉपीज नहीं निकलती, थोड़ा बहुत चेंज जरूर होता है। आप एग्जैक्टली अपने फादर के जैसे नहीं दिखते, या आप एग्जैक्टली अपने मदर के जैसे नहीं दिखते, थोड़ा बहुत चेंज आपके अंदर होगा। हाँ, रिजेंबल करते होंगे, 90% रिजेंबलेंस है, तो 10% थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी होगा। दैट चेंज इज नोन एज वेरिएशन। अब वो जो वेरिएशन है वो अब आपकी बॉडी का हिस्सा बन चुका है। तो आपने बहुत सारे जो डीएनए हैं, डीएनए आपके अंदर टोटली आपके पेरेंट्स का है। उसके अलावा उसके अलावा जब आप इस दुनिया में आए, तो आप कुछ वेरिएशन लेकर आए, कुछ वेरिएशन लेकर आए। मतलब टोटली डीएनए तो पेरेंट्स का है आपके अंदर, लेकिन कुछ वेरिएशन भी। वो वेरिएशन फिर आपकी बॉडी के अंदर आपके जीन्स में स्टोर हो गया। वो फिर आगे कंटिन्यू होगा आपकी अगली जनरेशन में। फिर आपकी जो अगली जनरेशन होगी, उसके अंदर कुछ वेरिएशन आएंगे। वो वेरिएशन फिर अगली जनरेशन में कंटिन्यू होगा। जो जनरेशन वेरिएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है।
अब जो हमने समझाया कि ये जो वेरिएशंस होती हैं, ये वेरिएशंस कहाँ स्टोर होती हैं? ये वेरिएशन क्रोमोसोम्स में स्टोर होती है। तो जरा क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं कि क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए देखें, थोड़ा मैंने इसको बड़ा बनाकर दिखाया है, मैग्नीफाई दिखाया है ताकि समझ में आए। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर in the nucleus of a cell, in the nucleus of a cell formed of DNA। देखिए सेल जो है, सेल काफी अलग अलग चीजों के बने होते हैं, ठीक है। तो सेल जो होते हैं, सेल्स भी जैसे हमने कहा कि सेल के अंदर, सेल का जो पार्टीशन है वो हमने देखा है। जो सेल होते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बाहर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ठीक है, वैक्यूल्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर। लेकिन सेल भी तो किसी न किसी चीज का बना होता है ना। जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि मस्कुलर फाइबर्स अलग होते हैं, जो मस्कुलर सेल्स होते हैं उनकी फिर मस्कुलर टिश्यू बनती है, स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम अलग होता है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग चीज, अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं उनसे मिलकर सेल बनते हैं। तो डीएनए की हेल्प से जो सेल बनता है, डीएनए होता है एक तरीके का एसिड। ये एक न्यूक्लिक एसिड है, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो एक एसिड है, उस एसिड की हेल्प से जो सेल बनता है, उस सेल के न्यूक्लियस में लंबे लंबे थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन थ्रेड के स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। मैं दोबारा बोलता हूँ, फॉर्म ऑफ डीएनए, ये डीएनए से बनता है, और डीएनए के अंदर, और फॉर्म ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज जीन्स, व्हिच कैरीज जीन्स। तो आप ये समझिएगा कि मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाकर समझाता हूँ तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए हमने कहा कि डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी रिबो NuCl न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया डीएनए। डीएनए डीएनए के मिलने, मतलब डीएनए से बना एक सेल, सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस। कोई भी दुनिया का सेल उठाएगी, न्यूक्लियस तो होता ही है उसके अंदर। डीएनए से बनने वाले सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इन क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स। अब सारा का सारा खेल जो है वो जीन्स का है। अभी आता हूँ उन पर, जीन्स पर। दोबारा समझ लीजिए, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और उसी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्रोमोसोम की बेसिक डेफिनेशन क्या है। Chromosome is a thread-like structure in the nucleus of a cell which is formed of DNA which carries genes। ठीक है, तो क्रोमोसोम ही जीन्स कैरी करता है। लेकिन क्रोमोसोम बनता किस तरीके से है, क्रोमोसोम होता क्या है, सबसे पहली तो चीज ये देखनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स से पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैदा हुए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से पैदा हुए। और थोड़ा 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 जनरेशन बाय जनरेशन वेरिएशन आता गया आता गया आता गया आता गया, ठीक है। तो जब वो जो वेरिएशन आता गया, हम उस वेरिएशन को एक्यूमुलेट करते गए अपने अंदर, और हम उस वेरिएशन को फिर आगे अपनी जनरेशन में पास ऑन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जैसे हमने बोला कि भाई ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई चलता चला गया जा रहा है ये सिलसिला, तो जो वेरिएशन है वो कहाँ स्टोर हो रही है, वेरिएशन स्टोर हो रही है क्रोमोसोम के अंदर। तो भैया क्रोमोसोम क्या है, हमने कहा डीएनए से मिलकर
क्या बनता है, डीएनए से मिलकर बनेगा एक सेल, उस सेल के अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा, उस सेल का न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होती है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, उन पेयर्स को बोलते हैं हम जीनोटाइप। अच्छा, जैसे ये क्रोमोसोम बनते हैं, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बना किस चीज से है, ये थ्रेड्स किस चीज से बने हैं, तो एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन मटेरियल से ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि व्हाट क्रोमोसोम इज। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स के अंदर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए। यस सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जैसे हमने ये कहा, जो तुम अभी काव्या, हमने तुमने से कोई पूछ रहा था अभी कि भाई वो जो जीनोटाइप है उसमें आपने टू पेयर्स की बात करी, तो टू पेयर्स का मतलब क्या, चार अलग अलग इंडिविजुअल जीन्स हो गए। हम ये कहते हैं हमेशा, और ग्रिगोर मेंडल की एक्सपेरिमेंट की भी बात करूंगा जो तुम बोल रहे थे, कि जैसे ही मैं किसी ना जीनोटाइप की बात करता हूँ, तो वो टाइप, जीन्स का टाइप, तो ऐसा होता है कि जीनोटाइप का मतलब ये है कि पेयर में एग्जिस्ट करेंगे जीन्स, तो पेयर में क्या चीज एग्जिस्ट करती है। अगर मान लीजिए मैं लंबा हूँ, अगर मान लीजिए मैं लंबा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो जीन्स हैं वो सारे लंबे आदमी के ही जीन्स हैं, ठीक है। मेरे अंदर एक छोटे आदमी के भी जीन्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि टाइप होती है एक तरीके की, अगर लंबाई है तो लंबाई की टाइप, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जो हाइट है, हाइट आती है आपकी टॉलनेस में और ड्वार्फनेस में। ड्वार्फनेस, टॉलनेस क्या हो गया, एक लंबा आदमी, ड्वार्फ क्या हो गया, एक बौना आदमी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि अच्छा, अगर अब हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें, तो एक हो गया एक गोरा आदमी, और एक हो गया काला आदमी। तो गोरा और काला, तो गोरे और काले में भी हम ये बोलेंगे कि एक, ये दोनों एक ही टाइप हो गए, क्योंकि ये कलर्स है। तो कलर्स का कुछ नहीं पता, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है। इसी तरीके से हम ये बोलते हैं जो बालों का कलर होता है, तो बालों का कलर किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये जीनोटाइप होती है। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि वो जो आप दो पेयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो चारों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी नहीं होगी, दो की कैटेगरी एक होगी, दो की कैटेगरी एक होगी। अब ये डिसाइड किस तरीके से होता है वो देखेंगे। जब भी कभी हम जीन्स की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि genes always exist in pairs called genotype, ठीक है। genotype consists of one dominant gene and one dominant gene and one recessive gene. Genotype consists of one dominant gene and one recessive genes. आपने सुना होगा डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब, जैसे आपने कहा होगा कि हमारा, हम अपने किसी फ्रेंड की बात करते हैं, तो अगर हम अपने किसी फ्रेंड की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई वो मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है ना, वो ना हर एक चीज में ना अपनी डोमिनेंस दिखाता है, वो हर एक चीज में डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब ये है कि वो जो बोल रहा है वही बात सही है, और दूसरे की बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। वो जो कर रहा है वही काम सही है, बाकी जो काम कर रहा है वो गलत है। तो वो अपने आप को ही सही मानता है, अपनी ही बात को हमेशा ऊपर रखता है। तो ये जो नेचर हो गया, ये नेचर हो गया डोमिनेंस वाला। तो ये जो डोमिनेंस होती है ना, तो बेटा डोमिनेंस, एक तो मैंने जो ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल है, ये हो गया ह्यूमन बींग्स का, अलग अलग लोग होते हैं उनका नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं हूँ, तो मुझे अगर मेरा कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई ऐसे कर ले, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, तू तो मेरा दोस्त है, सही कह रहा होगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, चलो भाई तू भी ठीक कर रहे होगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी भी बात मान लूंगा, मैं उसकी भी बात मान लूंगा,
वो कहेगा कि मीठा भी खा ले, वो कहेगा तू नमकीन खा ले। मैं कहूँगा ठीक है, तू भी खुश रह, तू भी खुश रह, मैं मीठा भी खा लूँगा, मैं नमकीन भी खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो क्या है कि ये जो नेचर है, कि एक्सेप्ट करने वाला नेचर, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला नेचर, इस नेचर को हम बोलते हैं रिसेसिव नेचर। रिसेसिव नेचर मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि कई जो बच्चे ऐसे होते हैं उनका कभी किसी से झगड़ा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो उस ग्रुप में वो जो बच्चे कहेंगे वो कहेंगे कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो भी बात सही है और मैं तो बिल्कुल सही है, आई एग्री विद योर वर्ड्स। तो वो वहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बड़े आराम से। वो किसी दूसरे ग्रुप में बैठेगा, वो दूसरे ग्रुप की बातों को भी कहेगा कि हाँ, आप भी ठीक कह रहे हो। तो ऐसा जो नेचर होता है, इस नेचर को हम बोलते हैं रिसेसिव नेचर। रिसेसिव नेचर मतलब ये एक्सेप्टेंस वाला नेचर होता है। एक चीज़ होता है डोमिनेंस वाला नेचर। डोमिनेंस वाला नेचर ये है कि भई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरी बात मानो और मेरी बात मान रहे हो तो तुम ठीक है और मेरी बात नहीं मान रहे हो तो निकलो यहाँ से, ठीक है? तो वो हो गया डोमिनेंस वाला नेचर। तो इसी तरीके से जो जीन्स होते हैं, जीन्स के भी 2 तरीके के अलग-अलग नेचर होते हैं। उस नेचर के हिसाब से ही जीन्स जो है वो डिसाइड करे जाते हैं कि कौन-सा जीन्स डोमिनेंट है और कौन-सा जीन जो है वो रिसेसिव है, ठीक है? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक इंसान की अ, मान लीजिए शादी होती है, किसी एक आदमी की शादी होती है किसी एक लेडी के साथ, तो उसमें ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक का लंबा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ये देखा होगा कि वाइफ की हाइट अगर कम है, भाई ऑब्वियसली जैसे वाइफ की हाइट अगर कम है, क्योंकि फीमेल्स की हाइट अगर मेल से कंपेयर किया जाए तो थोड़ी कम होती है। तो अगर फीमेल की हाइट कम है और मेल की हाइट ज़्यादा है, तो भी जो होने वाले बच्चे होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा ही होती है। तो सब ये कहते हैं कि इसकी हाइट पापा पर गई और बहुत कम केसेज़ में यानी कि 25% केसेज़ 25% केसेज़ में ऐसा होता है कि फादर की हाइट ज़्यादा है, मदर की हाइट कम है, तो होने वाले बच्चों की हाइट कम रह गई। ठीक है? तो ये क्या हो गया 25% केसेस में। अब आप ये कहोगे कि ये तो ऐसे ही हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं 25% केसेस में, है ना? तो नहीं, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। अभी प्रूव करेंगे हम इस चीज़ को कि जब एक में से मतलब 2 लोग हैं, 2 लोगों की शादी हुई, तो एक लंबा है और एक छोटा है। तो जो लंबा वाला है ना, तो हमने कहा कि 2 तरीके के जीन्स हो गए। एक हो गया डोमिनेंट जीन्स और एक हो गया रिसेसिव जीन्स। तो जो लंबाई वाला जीन्स होता है, इट हैज़ बीन फाउंड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स बाय ग्रिगोर मेंडल कि जो लंबाई वाला जीन्स है, वो लंबाई वाला जीन्स जो है, वो हमेशा डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट। एग्ज़ाम्पल टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो जो टॉलनेस वाला जीन्स होता है, ये लंबा होता है। लंबाई वाले जीन्स को हम बोल देते हैं कैपिटल टी और जो ड्वार्फनेस यानी कि छोटापन, बौनापन, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल टी। उसको हम स्मॉल टी बोल देते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस, तो उसने क्या करा भाई देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स पर एक्सपेरिमेंट करना उतना आसान नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स पर एक्सपेरिमेंट करना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि एक आदमी की एक लेडी के साथ में शादी हुई, ग्रिगोर मेंडल ने वो सब कुछ जो एक्सपेरिमेंट है वो अपना चालू करा, तो उसने कहा कि नहीं मेरे को तो फटाफट रिजल्ट्स चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं नया सैंपल स्पेस देखूँगा कि मैं देखूँगा कि आज हमारे कंट्री में मतलब मान लीजिए 100 लोगों की शादी हुई है, 100 आदमियों की 100 औरतों की शादी हुई है, तो हमने क्या करा कि अब हम अगले 20 साल तक इंतज़ार करेंगे या अगले 16 साल तक इंतज़ार करेंगे जब तक इनके बच्चों की फुली ग्रोन अप हाइट ना हो जाए, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो वो इंतज़ार नहीं करना था उसको। उसने कहा कि पहले मैं एक्सपेरिमेंट को करके देखूँगा एक प्लांट पर और प्लांट पर करने के बाद में फिर मैं उस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करूँगा कि क्या ये ह्यूमन बीइंग्स पर भी सैटिस्फाई होता है? क्या ह्यूमन बीइंग्स को भी ये कंडीशन सैटिस्फाई करती है या नहीं करती? तो उसने फिर क्या करा, उसने एक मैट्रिक्स बनाई। उसने ये कहा कि सबसे पहली जो जनरेशन हुई, तो वो जनरेशन को उसने बोल दिया जैसे मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स हुए, तो ग्रैंड पेरेंट्स को उसने बोल दिया
पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस का मतलब क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब हमारे दादा, हमारी दादी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब हमारे दादा और हमारी दादी। तो पेरेंटल क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि हमारे दादा और हमारी दादी के कॉम्बिनेशन से हमारे पेरेंट्स पैदा हुए। पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स में दादा और दादी, दादा और दादी से पैदा हुए हमारे पापा, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या दो ही होते हैं? नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स तो चार होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी। तो नाना नानी के क्रॉस से हमारी मम्मी पैदा हुई, हमारी मदर पैदा हुई। तो अब हमारे फादर और हमारे मदर का जब क्रॉस हुआ, तो इसका मतलब ये पेरेंटल क्रॉस। ग्रैंड पेरेंट्स का जो क्रॉस होता है उसको पेरेंटल क्रॉस बोलते हैं, और पेरेंट्स का जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं बेटा F1 क्रॉस। F1 क्रॉस। F1 क्रॉस। और जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उस जनरेशन को हम ये बोल देते हैं F1 जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या हुआ? जनरेशन का मतलब ये है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, उन सबके जो बच्चे हुए, उन सबके बच्चों की जो पूरी जनरेशन हुई, उस पूरी जनरेशन को F1 जनरेशन बोल दिया। मतलब जिस साल मेरे फादर पैदा हुए, जिस साल मेरी मदर पैदा हुई, उस जनरेशन के लोगों को हमने F1 जनरेशन के लोग बोल दिया कि दे ऑल आर द पीपल हु बिलोंग टू F1 जनरेशन। अब उस F1 जनरेशन के लोगों में से एक हमारे पापा और एक हमारी मम्मी, उन दोनों की शादी हुई, तो उसको हमने बोल दिया F1 क्रॉस, कि उनका क्रॉस हुआ। और उनका क्रॉस हुआ तो हम पैदा हो गए। तो जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन को बोला जाता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यस सर। तो पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस के बाद में F1 क्रॉस, F1 क्रॉस के बाद में अब क्योंकि ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स और ये हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी अभी शादी नहीं हुई। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए F2 जनरेशन के आगे की चीज यहाँ पर बताई भी नहीं। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ F2 जनरेशन तक की बात करनी है। F2 जनरेशन। तो जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमें F2 जनरेशन तक की बात करनी है, उससे आगे की कोई बात नहीं, ना उससे पीछे की बात। तो ये तीन चीज मेरे को लेकर चलनी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने पेरेंटल क्रॉस में ये अज्यूम करके चला कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स के जो जीनोटाइप थे वो किस तरीके के थे। ये ऐसा होता है कि देखिए जीनोटाइप ना, हम जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो जीनोटाइप ऐसा होता है। हमने ये बता तो दिया कि पेयर में एग्जिस्ट करता है जीन्स, कैसे एग्जिस्ट करते हैं देखिएगा। जीनोटाइप of a tall human being, of a tall human being, उसकी जीनोटाइप क्या होगी? उसकी जीनोटाइप होगी कैपिटल टी, कैपिटल टी। मतलब उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में अगर वो लंबा है, अगर वो इंसान लंबा है, मेल या फीमेल जो भी है, अगर वो लंबा है तो उसके अंदर जो जीन्स होंगे वो या तो ये भी टॉलनेस वाला, भाई टॉलनेस वाला कैपिटल टी, टॉलनेस वाला कैपिटल टी, या तो दोनों टॉलनेस वाले ही जीन्स है। और टॉलनेस क्या होता है? ये होता है बेटा डोमिनेंट, ये होता है डोमिनेंट, और ये होता है रिसेसिव। ये होता है डोमिनेंट और ये होता है रिसेसिव, ठीक है। तो कैपिटल टी ये हो गया। तो इसमें क्या है कि ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या है कि ये कैसे भी करके अपनी बात मनवाएंगे, इनको आदत है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।
डोमिनेंट का मतलब है कि ये अपनी बात मनवा कर रहेंगे कैसे भी करके, तो ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। जब दोनों ने देख लिया कि भाई हम तो दोनों ही ताकतवर हैं, हम दोनों ही अपनी बात मनवाना चाहेंगे, तो दोनों ने दोस्ती कर ली इन्होंने। ठीक है भाई, तू भी कह रहा है कि टॉलनेस और तू भी कह रहा है टॉलनेस, ठीक है, तो ये दोनों ही टॉलनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, जो बच्चा होगा वो लंबा ही होगा, क्योंकि उसके पास दोनों के दोनों लंबाई वाले जीन्स उसकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, तो वो लंबा ही होगा। उसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है मदर फादर का जो जीन्स, मदर फादर के जो जीन्स क्रोमोसोम के अंदर, बच्चे के क्रोमोसोम्स के अंदर गए, तो हो सकता है उसमें एक तो लंबाई वाला जीन्स चला जाए, और हो सकता है एक छोटाई वाला यानी कि ड्वार्फनेस वाला जीन्स चला जाए। तो सीधी सी बात है, ये डोमिनेंट है, ये ताकतवर है, ये ड्वार्फनेस वाले को दबा देगा, ये ड्वार्फनेस वाले को दबा देगा, और यूं कहेगा कि बेटा शांत बैठ जा, मैं लंबा हूं ना, तो जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मेरी बात मान, लंबाई बढ़नी चाहिए बच्चे की, ठीक है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी इस केस में भी लंबा ही होगा बच्चा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे जीनोटाइप ऑफ अ ड्वार्फ, मतलब जो बौना होता है, जो छोटा होता है, ठीक है, वो बौने का मतलब वो नहीं है, वो कौन सी फिल्म आई थी वो जीरो वाली, है ना, कि वो इतना छोटा हो जाए, नहीं, बौने का मतलब ये है कि कंपेरेटिवली कम हाइट वाला, ठीक है, तो मतलब अगर मदर की और फादर की हाइट कम है, तो वो मदर की हाइट कम है और फादर की हाइट ज्यादा है, तो पता चला मदर वाली हाइट का रह गया, या मदर से भी कम रह गई उसकी हाइट, तो उस केस में जो जीनोटाइप होगा वो होगा बेटा ये, क्योंकि ये मैंने केस, ये तो ताकतवर है कैपिटल टी वाला, लेकिन ये कमजोर है, तो ये कैसे भी करके ये इसको शांत नहीं करा सकता, ये इसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता अपना, तो जब कोई छोटा रह गया तो उसका मतलब समझ जाइए कि उसके अंदर जो जीन्स है वो ये वाले हैं, टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी का मतलब भाई दोनों ही छोटेपन वाले जीन्स आ गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई मेरे पापा तो लंबे थे, मेरे पापा तो लंबे थे, तो पापा लंबे थे और जो मम्मी है, मम्मी छोटी थी, चलो मम्मी से तो मेरे पास ये वाला जीन्स आ गया छोटेपन वाला, भाई पापा से तो मेरे पास बड़े वाला जीन्स आना चाहिए था। तो क्या होता है कि जब कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन बेटा इस तरह से होता है, देखो, हो सकता है टॉलनेस में आपके पापा के जीनोटाइप ये वाला हो, आपके पापा का जीनोटाइप ये वाला हो, देखो ये वाला अगर जीनोटाइप है पापा का, तो 100% आप लंबे ही लंबे होंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और अगर पापा का जीनोटाइप ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, और मम्मी की हाइट चूंकि कम है, तो कम हाइट का मतलब उनका जीनोटाइप स्मॉल टी ही है, तो एक केस में ऐसा हो सकता है कि पापा का ये छोटेपन वाला जीन्स रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स से जो पापा को जीन्स मिले, तो वो जो ग्रैंड पेरेंट्स से समझने की कोशिश करना है, ग्रैंड पेरेंट्स से जो पापा को जीन्स मिले, उसमें एक तो लंबाई वाला जीन्स मिल गया और एक छोटाई वाला जीन्स मिल गया, लेकिन लंबाई वाले जीन्स जो है वो डोमिनेंट था, तो उसने छोटाई वाले को, ड्वार्फ वाले जीन्स को दबा कर रख दिया, सप्रेस कर दिया, रिसेसिव जीन बना दिया उसको, ठीक है। तो इसलिए पापा तो लंबे हो गए, लेकिन क्या पापा की बॉडी में छोटाई वाला जीन्स नहीं है? है, छोटाई वाला जीन्स ये है, स्मॉल टी वाला जीन्स है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर से ये जीन्स आया था पापा के अंदर, तो ये जीन्स पड़ा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद जब पापा का मम्मी के साथ क्रॉस हुआ, तो उसमें क्या हो गया कि अब ये वाला जो जीन्स था उस टाइम, जब आप पैदा हुए, आपने डेवलप होना शुरू करा, तो ये वाला जीन्स एक्टिव हो गया, और ये वाला जीन्स जाकर मम्मी के इस छोटे वाले जीन्स से मिल गया, ठीक है। तो ये केस क्या होगा कि पापा लंबे हैं, मम्मी छोटी है, और जो होने वाला चाइल्ड है वो छोटा ही रह जाए, ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा ना मैथमेटिकल टच से समझाऊंगा, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, तो जो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और अब ये प्रूवन फैक्ट किस तरीके से यूज करा जाता है, किस तरह से ग्रिगोर ने इसको प्रूव करा प्रॉपर्ली, वो देखिएगा। ग्रिगोर ने ये कहा कि जब ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, तो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को उसने ये बोल दिया कि दादाजी के जो जीन्स थे, दादाजी लंबे थे, तो दादाजी का जो जीन्स था वो ये वाला था, कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला नहीं था।
दादी का जो जीनोटाइप था, दादी छोटी थी तो दादी का जीनोटाइप स्मॉल टी वाला था। तो चलो जी, क्रॉस हुआ फिर। अब ये हुआ कि उसने ना प्लांट्स में बताया, प्लांट्स में तो एक प्लांट लंबा लिया, तो जैसे हम कहते हैं ना किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर होती है, तो वो अजम्पशन उसने क्या किया कि ये वाला तो टॉल प्लांट ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे दादाजी, ये हो गया टॉल टी, मतलब उनका जीनोटाइप था कैपिटल टी, और ये वाला जो जीनोटाइप था ये छोटा ले लिया, मतलब एक छोटा प्लांट। इसका जीनोटाइप, कोई छोटे का जीनोटाइप तो यही होगा स्मॉल टी। अगर ये जीनोटाइप नहीं है तो फिर कोई छोटा हो ही नहीं सकता, फिर तो सब लंबे ही लंबे होंगे। इसके बाद में उसने कहा कि 4 केसेस बनेंगे, 4 केसेस, मेंडल ने बोला 4 केसेस बनेंगे, और चारों केसेस में जो बच्चे हैं तो चारों के चारों की हाइट जो है वो ग्रैंडफादर वाली चली गई। तो ये प्लांट्स की बात करी गई कि प्लांट्स के केस में जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में एक ही तरह के ह्यूमन बींग्स थे, एक ही तरह के ह्यूमन बींग्स थे, सब लंबे लंबे थे। अच्छा, और इसने ये बोल दिया कि जब ग्रैंड पेरेंट्स का क्रॉस हुआ, ग्रैंडफादर लंबे थे, ग्रैंड मदर छोटी थी, लेकिन होने वाली जो जनरेशन के बच्चे थे सब लंबे थे। और उसने बताया कि इनका जीनोटाइप ये था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, लोग हंसने लगे, यार ये कैसी बात है। उसने कहा नहीं, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। प्रूव करा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा। कैसे? उसने ये बताया, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल, तो मेल का जीन्स क्या है, कैपिटल टी, तो उसने लिख दिया कैपिटल टी। अब जीन्स को तोड़ दिया उसने अलग अलग, क्योंकि कोई भी जीन्स किसी भी जीन्स के साथ जाकर मिक्स हो सकता है, मिल सकता है। और ये फीमेल का जीन्स हो गया, फीमेल के जीन्स क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, उसने कहा कि या तो ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, चलिए जी कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये इसके साथ मिक्स होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये इसके साथ मिक्स होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए जी, ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये Excuse me, sir. होने वाला जो जनरेशन है ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, होने वाली जो जनरेशन है, तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये मदर है और ये फादर है और ये 4 बच्चे हैं, नहीं, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि उनका जो होने वाला बच्चा होगा उसके अंदर यही जीन्स बनेंगे, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। बताइए जी, अब पूछो क्या पूछ रहे हो। सर मुझे ये वाला तो आ गया, बट जिसने ग्रैंड पेरेंट्स की उसमें हमने 2 लेटर्स क्यों लिखे हैं, वो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का फिर दिखा रहा है क्रॉस। ये वाला जो है, ये वाला, यस सर। ये वाला ग्रैंड पेरेंट्स का है। अब ये आ गई हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, फिर अभी हम आने वाले हैं, अभी रुक जाओ, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपने 2 लेटर्स यूज सुनो करे सुनो हैं। सुनो सुनो, एक मिनट सुनिए, ये क्या है, ये पेरेंटल क्रॉस है, ये पेरेंटल क्रॉस है, और पेरेंटल क्रॉस से मेरे को मिला F1 जनरेशन। F1 जनरेशन पेरेंटल क्रॉस यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक, उसको बोला जाता है पेरेंटल क्रॉस। और F1 जनरेशन जो मेरे को आई तो वो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन आ गई। अब बताइए, कुछ और पूछ रहे थे? सर मेरा डाउट ये था कि जो हम ग्रैंड पेरेंट्स की लिख रहे हैं, तो हम उसमें 2 लेटर्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो अपने हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का क्रॉस शो कर रहा है।
ना ना वो ग्रैंड पेरेंट्स का ही क्रॉस है। देखिए हमने ये कहा कि ये हमारे ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड फादर के जीन्स को उसने ये मानकर चला, वो ये मानकर चला। और ये पता है किसके, ये मैं तो एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ताकि हम कोरिलेट कर पाए। ठीक, उसने ये बोला कि जब भी ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, तो तब उस टाइम पर जो मतलब एक था, आइदर मेल और फीमेल, उन दोनों में से कोई एक तो लंबा ही था, उसके अंदर ये जीन्स थे, और कोई एक छोटा था, उसके अंदर ये वाले जीन्स थे। वो ये अज्यूम करके चला। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगली जनरेशन आई, फिर ये वाली जनरेशन आई, और इस जनरेशन के बाद में लंबे छोटे हर तरीके के अलग अलग तरीके के बच्चे पैदा होने लगे। ये उन्होंने बोला, और उस चीज को फिर उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया कि जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी और पापा दोनों की हाइट बहुत अच्छी हो तो बच्चे की भी हाइट बहुत अच्छी हो। तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है। ये जो कैपिटल टी है, ये उसने बोला कि एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, तो स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिवर्स पर उसने बोला कि एक जो प्लांट है या एक ह्यूमन बीइंग है, तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर तो जीन्स ये वाले थे, सिर्फ लंबाई लंबाई वाले जीन्स थे, कैपिटल टी दोनों डोमिनेट थे। और एक जो दूसरा प्लांट था या दूसरा ह्यूमन बीइंग था, उसके अंदर जो जीन्स थे वो छोटा ही वाले थे, स्मॉल टी, ये बोला उसने। नहीं समझे? सर पर जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनने भी तो जीन्स लाइक उन्होंने भी तो कहीं से इनहेरिट करे होंगे ना, हाँ 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 तो हाँ। कैसे मतलब। देखिए वो मैं अभी समझाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। मतलब आप ये सोच रहे हो कि उनके पास फिर सिर्फ लंबाई लंबाई वाले जीन्स कैसे आए? उनके कैसे पास उनके पास एक स्मॉल टी वाला जीन्स भी होना चाहिए था। कुछ ऐसा ही आ रहा है दिमाग में? सर ये भी आ रहा है कि ये उनके लाइक हमारी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाली मतलब बिल्कुल जनरेशन पे बिल्कुल आ बिल्कुल। रुक जाओ, अभी समझ जाओगे। ये जो जीन्स है ना, ये हर टाइप के जीन्स, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा कि ये कैपिटल टी वाले जीन्स जो हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से ही आए होंगे। बिल्कुल सही, उन्हीं से आए होंगे। ठीक है, ये स्मॉल टी ये वाले जीन्स कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आए होंगे, है ना? बिल्कुल सही, वहीं से आए होंगे। हमने एक जनरेशन को स्टडी करने की कोशिश करी कि एक जनरेशन ये थी, इस जनरेशन के बाद ये जनरेशन आई, अब इस जनरेशन के बाद अगली जनरेशन की बात हम करते हैं। तो जरा देखिएगा उसमें क्या होगा। जो अगली जनरेशन आएगी, अगली जनरेशन में ऐसा होगा कि जो अगली जनरेशन में क्या होगा कि अब ये F1 जनरेशन वाले ही लोग हैं, अब ये F1 जनरेशन वाले ही लोग हैं, अब इन्हीं का क्रॉस होना है आपस में। मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, उसको ये अज्यूम करके चल लिया गया कि उनमें एक ह्यूमन बीइंग में ये वाले जीन्स थे, दूसरे ह्यूमन बीइंग में ये वाले जीन्स थे, आइदर मेल में ये वाले जीन्स थे या फीमेल में ये वाले जीन्स थे, या फीमेल में ये वाले और मेल में ये वाला जीनोटाइप था। ये अज्यूम करके चले। फिर क्या हुआ कि अब जो आई अगली जनरेशन, उसमें इन 4 ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यानी कि अब जो अगली जनरेशन आई ना, जिसको हमने F1 जनरेशन बोला, उसमें सब लंबे लंबे ही थे। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब ये हो गया कि कैपिटल टी डोमिनेंट जीन्स है, ये छोटेपन वाले जीन्स को दबा कर रखेगा, सप्रेस करके रखेगा। ठीक, तो देखो क्या होता है। हमने ये कहा कि भाई अब क्रॉस इसी जनरेशन के बीच में होना है, तो क्या होगा? फिर से एक मैट्रिक्स बना दी मेंडल ने, और अब ये कहा कि भाई जितने भी मेल्स हैं वो भी सब लंबे हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं वो भी सब लंबी हैं, और जो मेल्स है, मेल्स का भी जीनोटाइप ये है, फीमेल्स का भी जीनोटाइप यही है। मतलब उनके अंदर सब लंबे और छोटे वाले मिक्स हैं जीन्स। लेकिन बिकॉज जो लंबाई वाला जीन्स है, कैपिटल टी वाला, ये डोमिनेंट जीन्स होता है, ये छोटेपन वाले जीन्स को दबा देता है, तो छोटा कोई है ही नहीं। मतलब उसका फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस वो लंबा है कि आप उसको देखो तो वो लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर एक दूसरा जीन्स भी पड़ा हुआ है जो छोटेपन वाला है। ठीक है, अब देखिएगा, तो मेल का जीन्स क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले क्या था? कैपिटल टी, तो मैंने क्या लिख दिया था? कैपिटल टी। अब है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल का जीन्स क्या है? ये भी यही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कॉम्बिनेशन करो तो कैपिटल टी।
या तो जो भी अब जो अगली जनरेशन F2 जनरेशन में या तो जो भी बच्चा होगा उसके पास ये आएगा जीन्स। तो ये जीन्स का मतलब क्या है कि वो दिखने में कैसा होगा, वो फिनोटाइप कैसा कैसा होगा, उसके दिखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी लंबाई वाली, क्योंकि दोनों ही लंबाई वाले जीन्स उसने ले लिए पेरेंट्स के। या फिर मेल का ये वाला जीन्स, फीमेल का ये वाला जीन्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस केस में भी ये जो कैपिटल टी वाला टॉलनेस वाला है, ये छोटेपन वाले जीन्स को दबा के रख देगा, दबा के रखेगा। रिसेसिव जीन है, वो बेचारा शांत बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, तो वो लंबा दिखेगा बच्चा जो भी होगा। फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये भी ऐसी कैपिटल टी स्मॉल टी। लिखने का तरीका होता है बेटा कि पहले हमेशा कैपिटल वाला वर्ड लिखा जाता है फिर स्मॉल वाला, तो इसलिए पहले कैपिटल टी वाला जीन्स फिर स्मॉल टी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। अब भी जो बच्चा है वो लंबाई लंबा, लेकिन एक केस ऐसा होता है कि ये भी उसने मेल का भी ये स्मॉल वाला ले लिया डोमिनेंट रिसेसिव वाला, और फीमेल का भी रिसेसिव वाला ले लिया, तो क्या हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये हो गया कि भाई यहाँ पर भी बच्चा लंबा, यहाँ भी बच्चा लंबा, यहाँ भी बच्चा लंबा, लेकिन यहाँ जो जीन्स है यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर वो जीन्स आ गए कि उसने अपने मदर से, वो भी उसने वो रिसेसिव वाला जीन्स ले लिया, फादर से सॉरी, और मदर से भी रिसेसिव वाला जीन्स ले लिया। तो टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस है 4, ठीक है। 4 में से 3 केसेस में कितनी है हाइट ज्यादा, तो मैं लिखूंगा टॉल फिनोटाइप। टॉल फिनोटाइप क्या हो जाएगी, 4 में से कितने केसेस हैं लंबे दिखने के, दिखना फिनोटाइप मतलब योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो 4 में से कितने केसेस हैं लंबे दिखने के 3, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज निकाल रहा हूँ, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा है, 425 से 100। तो जब मदर और फादर दोनों लंबे होते हैं और दोनों के जीन्स जीनोटाइप ये वाले होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उस केस में लंबे बच्चे का लंबा होने के चांसेस होते हैं 75%। लेकिन आप ये कहें कि बच्चा लंबे ही पैदा होंगे, छोटा बच्चा नहीं पैदा हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम ये कहेंगे स्मॉल फिनोटाइप, स्मॉल मतलब ड्वार्फ छोटा, हाइट कम, तो स्मॉल फिनोटाइप क्या होगा, स्मॉल फिनोटाइप होगा 4 में से 1 केस ऐसा भी है, तो 4 में से 1 तो 1/4 into 100 क्या हो गया बेटा 425 सा। तो उसने ये चीज प्रूव करके दिखाई थी कि 25% चांसेस हैं कि अगर एक प्लांट लंबा होगा दूसरा प्लांट भी लंबा होगा, तो अगर उनका क्रॉस करवाया जाए तो छोटा होने के भी चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से उसने, अब मैं आपको ना ये मैं डायग्राम क्या बनाकर दिखाऊं, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ ये डायग्राम। तो ये देखिएगा, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई, सबसे पहले देखिए इधर देखिए आप, ये है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में ये लंबा वाला पौधा और ये छोटा वाला पौधा, तो चारों पौधे F1 जनरेशन में है ना, चारों पौधे लंबे ही मिले। उसके बाद फिर F1 जनरेशन की ब्रीडिंग हुई है ना, तो ये देखिएगा F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि मदर, ये भी लंबी कैपिटल टी स्मॉल टी, फादर ये भी लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो एक केस आ गया कैपिटल टी वाला, दूसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन चौथा केस स्मॉल टी, ठीक है। तो यही केस हमने यहाँ पर दिखाए हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जरूरी नहीं है कि मदर और फादर दोनों लंबे हों तो बच्चे हमेशा लंबे हों। 25% ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है कि भाई जो बच्चा है वो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, उसकी हाइट उतनी नहीं है, और ऐसे में फिर ये कह देते हैं कि ये अपनी दादी पर गया है, या दादाजी की हाइट अगर कम थी तो ये अपने दादाजी पर गया, तो ऐसा बोल देते हैं। तो वो कुछ गलत नहीं है, वो जो ऐसा बोलते हैं वो कुछ गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो रिसेसिव जीन्स थे वो कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से या हमारे पेरेंट्स से वो रिसेसिव जीन पड़ा हुआ था, लेकिन कभी ना कभी तो जाकर वो उभरेगा ना। तो ऐसा हो जाता है कि अगर मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत निडर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी बहुत बहादुर होंगे, हो सकता है वो डरपोक हो। क्योंकि अगर मैं बहादुर हूँ तो मेरे अंदर डरने वाला भी एक रिसेसिव जीन है जो चुपचाप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी हम ये कहते हैं, तो अगर कोई भी इंसान
बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, तो आप ये समझिए उसके अंदर एक बेईमानी वाला जीन्स भी पड़ा हुआ है, बट वो रिसेसिव है, उसको ईमानदारी वाले जीन्स ने दबा रखा है। कोई भी इंसान अगर देखने में लंबा दिखाई, देखिए करेक्ट, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोचे कि वैसे ही मतलब मैं जोड़ने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं, हम बात ही कैरेक्टरिस्टिक्स की कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। आप झूठ बोलना पसंद करते हैं या सच बोलना? कुछ लोगों को आदत होती है झूठ ही बोलते रहते हैं, वैसे ही झूठ बोलते रहते हैं, मजा आ रहा है भाई, तो सामने वाले का पागल बना रहा हूँ, अब मजा आएगा, ये झूठ बात को सच मानकर चला जाएगा, फिर पिटेगा। ठीक, तो कईयों को ये आदत होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में जो झूठ बोलने वाला जीन्स था वो डोमिनेंट था और रिसेसिव वाला चुपचाप पड़ा है। तो ये चीज इस तरीके से होती है। बताइए जी, सभी को क्लियर है दोनों जनरेशन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये जो गवर्नमेंटल का एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक ये मैट्रिक्स हो गई आपकी पेरेंटल जनरेशन की, पेरेंटल से F1 जनरेशन आने की, और फिर F1 से F2 जनरेशन वाली मैट्रिक्स ये होगी। तो इसमें चांसेस होते हैं 75% से 25%। ठीक है, इसके बाद में ये होता है बेटा मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है ये सुनिएगा जरा। मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है कि हम क्या आदतें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से कैरी करके लेकर आते हैं, दैट इज माय इनहेरिटेंस। मैं सच बोलता हूँ, ईमानदारी, मैं इनहेरिटेड, ईमानदारी मेरे अंदर इनहेरिटेड है, मैं अपने पेरेंट्स से लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बेईमानी का जीन्स भी मेरी मेरी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर्ड है, लेकिन ईमानदारी वाला जीन्स जो है वो डोमिनेंट था, उसने रिसेसिव जीन को सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मैं अभी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक मैंने कौन सा लिया? टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का। फिर हम ये करेंगे कि हम डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टर लेकर चलेंगे, एक कैरेक्टर इस चीज का लेकर चलेंगे कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस, और एक कैरेक्टर साथ में लेकर चलेंगे कि ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर, ये लेकर चलेंगे। तो उसमें मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है भाई? उसमें हमारे पास जो जीन्स हैं, जैसे यहाँ पर मेल के जीन 2, फीमेल के जीन 2, तो टोटल जीन 4 हो गए। उसमें क्या होगा कि मैं एक करेक्टर लेकर चल रहा हूँ लंबेपन और छोटेपन का, टॉलनेस और ड्वार्फनेस का, और एक लेकर चलूंगा रेड ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर का। तो मेल के भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 4 जीन्स हो गए, और फीमेल के भी 4 जीन्स हो गए, तो 4 और 4। आप ये देखिए, जब 2 और 2 थे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 4 पॉसिबिलिटीज। जब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चलेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो वहां पर 16 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अब उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड। जैसे मोनो हाइब्रिड, मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, तो मैं सिंगल कैरेक्टर लेकर चल रहा हूँ लंबेपन और छोटेपन का, सिंगल कैरेक्टर। अब मैं डबल कैरेक्टर लेकर चलूंगा, लंबापन और छोटापन एक कैरेक्टर, और ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, मम्मी के ब्राउन हेयर है, पापा के ब्लैक हेयर है, मेरे हेयर्स का जो कलर है वो क्या होगा? ठीक है, तो हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और अगर हम ट्राई हाइब्रिड पर पहुंच जाए, तो आप ये देखिए कि 6 इस तरफ और 6 उस तरफ, 6 6 36, 36 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, बहुत बड़ा चार्ट बनेगा। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ही है। तो मोनो हाइब्रिड बस मेरे पास इतना है। ठीक, समझ में आप लोगों को आ गया होगा, बाकी मैं नोट्स में इसको भेज दूंगा, किस तरीके से आपको लर्न करना है वो आप समझ जाओगे। डाई हाइब्रिड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करेंगे। सर नमस्ते। तो क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? एक्सक्यूज मी सर, मुझे सर एक बार मैथ्स में डाउट है सर, थोड़ा सा मेरे को पूछना है सर। मैं बताता हूँ। नहीं सर, मैं मतलब वैसी है सर, पॉलिनोमियल में सर वो डिवीजन वाले वो हाँ, आएंगे सर, वो है या डिलीटेड है? डिवीजन वाला जो है, हाँ सर, वो वाला कॉन्सेप्ट है तो डिवीजन पॉलिनोमियल्स में। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो शायद हटा दिया था, यस सर, मैं वही कंफर्म करना था सर, वो समझ शायद में हटा आया। दिया था, मेरे को कंफर्म नहीं है, देख लो एक बार उसके सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सर लो। उसमें ऐसे कोई मेंशन नहीं कर रखा ना, जैसे पूरा अच्छे से, सिर्फ सिंपल एंड ऐसे करके कुछ मेंशन है
सिंपल एंड चलो मैं देखकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। सर ओके सर। हाँ बेटा सर बताओ। हाँ सर बोलिए बोलिए। ये इस बार शायद सीबीएसई ने कुछ नया ब्लूप्रिंट भेजा है ना, मतलब केस स्टडीज और इनको इन्वॉल्व करके मैथ्स में भी। तो सर एक बार आप वो ब्लूप्रिंट एक बार कुछ एक्सप्लेन लेटेस्ट कर आया है देंगे? ना, कल परसों में कुछ नया नोटिफिकेशन आया है ना। हाँ हाँ सर, वहाँ आया ऐसा कुछ, हाँ एक बार मैंने देखा नहीं है, आप में से किसी बच्चे के पास हो प्लीज भेज